फिर मुझे समझ में आया कि भाई शुरुआत और एंड मानोगे तो रिग्रेशन को आप नकार नहीं पाओगे और इन्फिनिटी को आप नकार नहीं पाओगे, सक्सेशन को आप नकार नहीं पाओगे। फिर अनंत आ जाए, पीछे भी अनंतता आ जाएगी और आगे भी अनंतता आ जाएगी, अनादि आ जाएगा और अनंत आ जाएगा। इस प्रॉब्लम को इंडियन फिलोसोफर भांप गए थे सारे, और इसीलिए उन्होंने इस सृष्टि को लीनियर नहीं माना, सर्कल माना, कि यहां कहीं शुरुआत नहीं है कहीं अंत नहीं। वो इस मामले में कितने समझदार रहे होंगे, उन्होंने पहले ही सर्कुलर मान लिया, लीनियर नहीं माना। अरस्तु इस चीज को समझ नहीं पाया और इसका जवाब शायद अकारण इस जगत में कुछ भी नहीं होता, लेकिन कारण को सर्टिफाई नहीं किया जा सकता, सर्टेन नहीं किया जा सकता। जैसा कि डेविड ह्यूम बाद में बताते हैं कि कारण इज जस्ट अ कस्टम, हमारी हैबिट बन गई, कार्य कारण कार्य का रिलेशन नहीं, लेकिन उसको भी गलत समझा गया है। डेविड ह्यूम ये कतई नहीं कहता कि कुछ अकारण हो जाता है। डेविड ह्यूम केवल इतना कहता है कि कार्य का कारण अवश्य होता है, लेकिन कारण कभी भी सर्टेन नहीं होता, अनसर्टेन होता है। वो सिर्फ सर्टेनिटी, कॉजेशन की सर्टेनिटी को चैलेंज करता है। और अरिस्टोटल वहीं पे रुका हुआ है कि भाई कॉजेशन है, और ये कॉजेशन 4 तरह का है, ये सर्टेन किया जा सकता है। अब साइंस में 12 तरह के कॉजेशन गिनाए जाते हैं, वो तो अपनी अपनी फील्ड है। नहीं, सामान्य परिवर्तित नहीं हो रहा है। सामान्य मतलब आकार, आकार परिवर्तित नहीं हो रहा। एक अरस्तु मानता है एक परम आकार पहले से डिसाइड है, और प्रत्येक जो परिवर्तित हो रहा है वो आकार नहीं है, वो मैटर है। मतलब मैटर अपना साइज, शेप, डिजाइन चेंज करता जा रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य है चेंज करने का, वो उद्देश्य वो परम आकार को प्राप्त करना है। लाइक एक एप्पल है। अब एप्पल का बहुत कुछ है, एप्पल थोड़ा खट्टा हो सकता है, बहुत मीठा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लाल हो सकता है, ऑरेंज कलर का हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। बट इसमें से बेस्ट कौन सा है, परफेक्ट कौन सा है, वो पहले से डिसाइड है। और ये एप्पल जो चेंज हो रहा है ना, ये सिर्फ मैटर है जो उस एप्पल के फाइनल कोज को, फाइनल कोज जो है आकार है, उस आकार को पाने की कोशिश कर रहा है। आकार इसमें भी है, लेकिन वो आकार की मात्र एक, मतलब एक अंश है, मेन आकार तो उसे पाना है, तभी तो चेंज हो रहा है। फॉर्म जो है अरिस्टोटल की फिलोसॉफी में वो बीइंग है, ठीक है। और जो तुम मैटर की बात कर रहे हो, जो जो कह रहे हो आकार भी तो बदलता है, वो आकार ले रहा है धीरे धीरे, वो बिकमिंग है, बनता जा रहा है, वो बनता जा रहा है, बिकमिंग हो रहा है, और वो उस बीइंग को पाके रहेगा। नहीं, गोत्व तुम कह सकते हो गाय में, लेकिन गोत्व जो है सापेक्षिक नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो तो निरपेक्ष है गोत्व, क्योंकि वही रियल इसेंस है। गोत्व का मतलब उसका इसेंस है, सार है उसका। अकॉर्डिंग टू अरस्तु भी वही चीज है, बट वो कहीं अलग नहीं है, वो इसी वस्तु के अंतर्गत है। और ये वस्तु अपने अंतर्गत जो आकार है, जो फाइनल फॉर्म है, जो गोत्व है, गाय सारी उस गोत्व का ही प्रतिनिधित्व, वो गोत्व का ही प्रतिनिधित्व करे, उस गोत्व को परफेक्ट, मतलब इस दुनिया में जो विकास है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, इस दुनिया में जो विकास है वो कभी भी निकृष्टता की ओर नहीं होता, हमेशा उत्कृष्टता की ओर होता है। गोत्व ही प्योर फॉर्म है, गोत्व मैटर के साथ नहीं है। मतलब निराकार, अरिस्टोटल ने पहले कहा कि मैटर और फॉर्म इन दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, कल्पना में भी नहीं। मैं दो जरूर बता रहा हूं, लेकिन ये एक ही है। मैटर अपनी फॉर्म को पाने के लिए विकास करता है, गति करता है, मोशन करता है, और मोशन जो है कारण में बताता है, वो 4 कारणों में। तो मैटर जो गति कर रहा है वो अपनी फॉर्म को पाने के लिए ही कर रहा है।
तो गो तो प्योर फॉर्म है, और उसको पाने के लिए, क्योंकि वो गो तो द्रव्य के अंतर्गत ही है, मैटर के अंतर्गत ही है, तो उसे पाने के लिए ही चलता चला जा रहा है। हाँ, अरे यही तो मेन क्वेश्चन आता है। अब अरस्तु का विकासवाद और डार्विन का विकासवाद दोनों अलग अलग है भाई। अरस्तु के विकासवाद में ऐसा नहीं है कि जो क्या बोलते हैं, मछली थी वो मगरमच्छ हो गई, या पक्षी हो गई, पशु हो गई, बंदर मनुष्य हो गया, ऐसा नहीं है। अरस्तु के विकासवाद में इस दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी प्रकार की प्रजातियां, वो सब अलग अलग हैं, और वो सब अलग अलग ही अपनी फॉर्म को पाएंगे। मतलब पेड़ 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 के रूप में ही परफेक्ट जो ट्रीनेस है उसको पाएगा, फॉर्म को पाएगा। वो पेड़ जो है कन्वर्ट होके पशु नहीं बनेगा। यहां बंदर अपने परफेक्टनेस को बंदर के रूप में ही पाएगा। लेकिन डार्विन के विकासवाद में चीजें एक दूसरे में परिवर्तित होती हुई यहां तक पहुंची है। ये डिफरेंस है दोनों में। नहीं, अरस्तु का नहीं है पिरामिड, पिरामिड प्लेटो का है। ध्यान रखना, पिरामिड प्लेटो का है, अरस्तु का कोई पिरामिड नहीं है। अरस्तु में चीजें सीधी हैं, प्लेटो में कोई एक फाइनल हो जा रहा है। और प्लेटो भी उनको ये नहीं कह रहा है कि भाई वो एक सिंगुलरिटी पे नहीं जा रहा है। प्लेटो भी सबको अलग अलग ही मान रहा है, बहुत सारे प्रत्यय मान रहा है, वो अरस्तु भी मान रहा है। प्लेटो तो पिरामिड बना के ये बताना चाहता है कि नीचे निकृष्टतम प्रत्यय है, श्रेष्ठतम प्रत्यय सबसे ऊपर है, और वो शुभ का प्रत्यय है। तो वो तो उनकी हायरार्की बता रहा है, वो एक ऑर्डर नहीं बता रहा है कि भाई वो सीधा उसमें वहां पहुंच रहा है और एक सबको एक सिंगुलरिटी को प्राप्त करना है, दैट इज गॉड ना। और ना अरिस्टोटल ये बता रहा है। ठीक है, हालांकि अरिस्टोटल जब कहता है कि वो सबसे लास्ट में जो परम आकार है वो ईश्वर है। अब भाई परम आकार ईश्वर है तो ईश्वर अनेक हो गए क्या? तो ये क्लैरिफिकेशन नहीं है अरिस्टोटल में। ये गति दाता वही है, लास्ट वाला गति वही दे रहा है सब चीजों को। तो लास्ट में अरस्तु ने यही तो किया, अपने जो 4 कॉजेज थे उनको 2 कॉजेज में कन्वर्ट कर दिया। उसने फाइनल कॉज और फॉर्मल कॉज दोनों को एक कर दिया। ठीक है, उसको बोल दिया उसने फॉर्म, और जो पहले दोनों हैं मटेरियलिस्टिक कॉज और ये अपना ये क्या बोलते हैं, सॉरी, फाइनल कॉज, फॉर्मल कॉज और एफिशिएंट कॉज, तीनों को एक कर दिया और मटेरियल कॉज एक कर दिया। ये किया अरस्तु ने। तो वो जो है वही सब कुछ है। तो ये कंफ्यूजन रह जाता है अरिस्टोटल की फिलोसॉफी में। हो सकता है कंफ्यूजन न हो, बहुत अच्छी रिसर्च करके इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है कि वास्तव में अरिस्टोटल कहना क्या चाह रहा है। बट एट प्रेजेंट आई कैन नॉट डिफाइन इन एनी वे कि भाई अरस्तु एक्चुअली ये कहना चाह रहा था। मेरे लिए भी ये क्वेश्चन है कि भाई अगर प्रत्येक चीज इंडिविजुअल रूप में ही अपने फॉर्म को पाएगी तो लास्ट का जो गॉड है वो ढेर सारे हो गए क्या, हर एक रूप में जो आकार है? दैट इज अ क्वेश्चन। हम आ रहे हैं अरस्तु की कैटेगरीज में। वर्गणाओं का मतलब कैटेगरीज। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कैटेगरीज क्या है। व्हाट आर कैटेगरीज? तो जब कैटेगरीज की बात आती है तो हमारे पास बेसिक रूप में जो हमारे दिमाग में तुरंत आती है वो 4 फिलोसफी आती है। न्याय, वैशेषिक, अरिस्टोटल और कांट। अब इन चारों को अगर देखेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखाई देता है कि कैटेगरीज को डिफाइन करने से, कैटेगरीज को डिफाइन ठीक से नहीं किया गया लेकिन कैटेगरीज बना दी गई। अरिस्टोटल के बारे कैटेगरीज के बारे में कहा जाता है कि अरस्तु ने कैटेगरीज को ऐसे ही फेंक दिया। फॉर एग्जाम्पल अरिस्टोटल की फिलोसॉफी में दिक और काल कैटेगरीज हैं, जबकि कांट की फिलोसॉफी में दिक और काल फॉर्म ऑफ इंट्यूशन है, फॉर्म ऑफ सेंसिबिलिटी है, कैटेगरीज नहीं। इसी तरह से वैशेषिक की फिलोसॉफी में भी दिक और काल कैटेगरीज हैं। पदार्थ,
तो इसे समझने की जरूरत है कि वास्तव में कैटेगरीज किस सेंस की बात की जा रही है। तो जब हम अरस्तु की कैटेगरीज पढ़ते हैं तो देखो, द्रव्य, परिमाण, गुण, संबंध, दिक्, काल, स्थिति, स्वामित्व, क्रिया और निष्क्रियता। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये मेटाफिजिकल कैटेगरीज हैं या एपिस्टेमोलॉजिकल कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज को अगर हमें ठीक से समझना है तो हमें पहले उन्हें इस क्लास में डिवाइड करना पड़ेगा, वेदर दे आर एपिस्टेमोलॉजिकल और वेदर दे आर मेटाफिजिकल, ये हमें समझना पड़ेगा। तो जब हम वैशेषिक पे आते हैं तो वैशेषिक कैटेगरीज का ध्यान करो। द्रव्य, गुण, परिमाण, क्या क्या थी वो? द्रव्य, गुण, परिमाण, दिक्, काल, आत्मा और नहीं, दिक् काल नहीं थी। द्रव्य, गुण, परिमाण, सामान्य विशेष, समवाय तथा अभाव। वैशेषिक की कैटेगरीज बहुत जबरदस्त तरीके से क्लैरिफाइड है। वेस्टर्न फिलोसफी में अरिस्टोटल की और कांट की कैटेगरीज इतनी ज्यादा, हालांकि कांट की फिर भी एकदम क्लियर है, उसमें फिर भी एक कैटेगोरिकल पूरी तरह से स्पष्टीकरण है, लेकिन अरस्तु वाले में नहीं। वहां पे ध्यान दो, वहां पे वैशेषिक की फिलोसफी में कैटेगरीज का मतलब ही है पदार्थ, यानी पद का अर्थ, यानी कि जिस शब्द का हम अर्थ समझ रहे हैं, यानी कि जो हमारे ज्ञान के विषय हो सकते हैं, वो कैटेगरीज है। और इसीलिए अभाव जो है, वैशेषिक ने, महर्षि कणाद ने अभाव स्टार्ट में नहीं रखा, 6 ही कैटेगरीज रखी थी, जिनको बाद में जब वैशेषिक का जो ये मंडन मिश्र कौन हुआ था, वो नाम भूल रहा हूं मैं, जयंत भट्ट हुआ है शायद 12वीं सदी में, जिसने नव्य न्याय दिया। क्या नाम? नव्य न्याय दिया था, किसने दिया था? गंगेश, हाँ, गंगेश उपाध्याय ने। गंगेश ने जब नव्य न्याय दिया है, वहां पे जाके जब वैशेषिक और न्याय एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तब जाके कहीं सातवां पदार्थ आ रहा है, अभाव। तो उससे पहले सातवां पदार्थ क्यों नहीं था? क्लियर है कि महर्षि कणाद की जो कैटेगरीज थी वो एपिस्टेमोलॉजिकल कैटेगरीज हैं, लेकिन वो मेटाफिजिकल कैटेगरीज को या फिजिकल कैटेगरीज को अलग नहीं कर सकता था। इसलिए जो पहली कैटेगरी रखी उन्होंने, द्रव्य, जिसका हमें ज्ञान हो सकता है, सारी फिजिकल और मेटाफिजिकल कैटेगरीज उसने वहां रख दी। द्रव्य में वो 9 रख देता है, 5 तो अपने तत्व हैं ही, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। उसके बाद वो दिक्, काल, आत्मा और मन, वो वहां रख रहा है। और ये फिजिक्स का बहुत तगड़ा टॉपिक जो महर्षि कणाद ने पकड़ा था, ध्यान दो। दिक् और काल को महर्षि कणाद ने एक तरह से द्रव्य मान लिया, द्रव्य माना है भाई। और ये प्रूव करता है साइंस आइंस्टाइन आने के बाद। आइंस्टाइन ने दोनों को सब्सटेंस, फिर द्रव्य माना, फिजिकल माना। आइंस्टाइन की फिलोसॉफी में स्पेस फिजिकल है, लाइक अ शीट। पढ़ाओ सुनाओ कभी? हाँ। तो वैशेषिक उसको वहां, महर्षि कणाद उसको वहां द्रव्य में रख रहे हैं, वरना स्पेस और टाइम को हम द्रव्य थोड़ी मानते हैं, हम तो उन्हें मानते हैं आकारिक, बस गुणात्मक। लेकिन कणाद वहां उसे द्रव्य में रख रहे हैं। और इसी तरह से उन्होंने मन और आत्मा को भी द्रव्य में रखा, और यहां तक कहा कि मन का स्वरूप जो है वो आणविक है, परमाणविक है। मन है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो परमाणु रूप में है, और वो सिंगल परमाणु है जो दूसरे किसी से कुछ लेता देता नहीं है। नहीं, उसका शब्द का मैं, एक शब्द यूज होता है इसके लिए इंग्लिश में, एक मैं नाम बोल रहा हूं उसका, मतलब उसका किसी से कोई लेने देना नहीं, वो अपना एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअल रूप में, सिंगुलर है वो। और आत्मा और मन को, आत्मा को भी उन्होंने द्रव्य माना है। सोचने की बातें हैं ये। और फिर उन्होंने गुण, कर्म, द्रव्य पर आश्रित मान लिया। यानी महर्षि कणाद की कैटेगरीज एकदम स्पष्ट है, उनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कांट की कैटेगरीज भी एकदम स्पष्ट है, क्योंकि वो एपिस्टेमोलॉजिकल कैटेगरीज है, मेटाफिजिकल नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई दे आर गिवन ए प्रायराई। वो हमारी बुद्धि में, हमारे रीजन में, मतलब अतीन्द्रिय रूप में दी गई है, बाहर से नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन अरस्तु की कैटेगरीज देखो, द्रव्य आ गया, परिमाण, गुण, संबंध, दिक्, काल, स्थिति, स्वामित्व, क्रिया, निष्क्रियता। अब यहां पे कंफ्यूजन है कि भाई इसमें कौन सी ज्ञान मीमांसा कैटेगरीज है, कौन सी तत्व मीमांसा कैटेगरी।
कैटेगरी है। और कौन सी गुणात्मक है, कौन सी द्रव्यात्मक है? द्रव्य तो उसने अलग कर दिया, फिर दिक् और काल को द्रव्य से अलग कर रहा है, तो बताना पड़ेगा दिक् और काल का स्वरूप क्या है। तो डेफिनेटली दिक् और काल के स्वरूप को अरस्तु जो है वो क्या बोलते हैं, गुणात्मक मान रहे हैं, आकारिक मान रहे हैं, फिजिकल नहीं मान रहे हैं। तो इसका मतलब अरस्तु की कैटेगरी जो है मिक्स हो रखी है। फिर उन्होंने क्रिया और निष्क्रियता को भी ले आए। आत्मा का यहां कोई जिक्र नहीं है, कहीं मन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब नहीं पता उसे क्या मान रहे हैं। तो अरस्तु की कैटेगरीज आर लाइक टेम्पोरल, ठीक है। बाकी उसकी फिजिक्स जो बुक है उसमें पढ़ने में पता लगेगा कि डीपली पढ़ने से, स्टडी करने से, उस पर रिसर्च करने से पता लगेगा कि क्यों अरिस्टोटल कैटेगरीज को ऐसे लेके आ रहा है, ठीक। कि अरस्तु ने टाइम को एक मेजर, कल बता दिया था मैंने, मेजरमेंट का टूल बताया जो आइंस्टाइन से इतने 1000 साल पहले बता दिया था, ठीक। तो इनमें संसार की समस्त वस्तुएं सम्मिलित हो जाती हैं, यह अरिस्टोटल का मानना है। अरस्तु ने अपने अध्यात्म शास्त्र यानी कि समस्त वस्तुएं समाहित हो जाती है, यानी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसीय, यानी फिजिकल और मेंटल, गुणात्मक और द्रव्यात्मक, सारी चीजें उसमें आ गई। उसने पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया, ये 10 हैं, इसके अंदर कुछ, इससे बाहर कुछ बचता ही नहीं। तो फिर वो आत्मा को द्रव्य मान ले रहे होंगे, ठीक है। ये ब्रॉड लेवल पे बता रहे हैं। अरस्तु ने अपने अध्यात्म शास्त्री विचार मेटाफिजिक्स में दिए हैं। द्रव्य कभी विधेय नहीं हो सकता, जबकि समस्त गुण और क्रम द्रव्य के विधेय होते। प्रत्येक वस्तु विशिष्ट द्रव्य है। सोना, चांदी, मेज, कुर्सी आदि सभी विशेष द्रव्य, क्योंकि इनमें सामान्य द्रव्य पाया जाता है। प्रत्येक वस्तु का लक्ष्य अपने आकार को अभिव्यक्त करना है। आकारिक कारण अंतिम कारण है, वास्तव में वस्तु आकार और द्रव्य का संघात है। प्रत्येक वस्तु का लक्ष्य अपने आकार को अभिव्यक्त करना है, वही प्लेटो वाली बात आ गई। प्रत्येक वस्तु अपने प्रत्यय को, मतलब अभिव्यक्त, ये जगत जो है उस प्रत्यय की अभिव्यक्ति है। तो जो आकार उसके साथ है द्रव्य के, मैटर के, वो मैटर जो है अपने आकार को अभिव्यक्त कर रहा है, क्योंकि उसे होना ही आकार है। आकार आकृति से व्यापक है। आकृति आकार का अत्यंत अनावश्यक अंग है। ये क्वेश्चन बनता है, आकृति को अरस्तु आकार का अनावश्यक अंग मानते हैं। आकार से वस्तु के संबंध में संगठन का बोध होता है, यह अर्थ क्रियाकारित्व है। द्रव्य और आकार दोनों परिवर्तनशील और सापेक्ष हैं। तत्व द्रव्य रूप है और उसमें जो परिवर्तन होता है वह आकार संभावना है। द्रव्य और आकार दोनों परिवर्तनशील और सापेक्ष हैं। तत्व द्रव्य रूप है और उसमें जो परिवर्तन होता है वह आकार है। अब ये समस्या है यार, हालांकि मैं खुद इसको लेकर जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दिया वो इससे डिफरेंट है और उसके पीछे टेक्निकल कारण है। क्योंकि अगर आप आकार को परिवर्तनशील मानोगे तो फिर आप इसेंस जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि परिवर्तन का कोई एंड नहीं हो सकता। आकार अगर परिवर्तनशील ही हो गया है तो आकार तो फाइनल आकार है एक, जिसमें द्रव्य नहीं होगा, तो उसके बाद ही परिवर्तनशील रहेगा वो। ये कुछ पॉइंट है जिसने मुझे कंफ्यूज किया था अरस्तु की फिलोसॉफी के बारे में, जिसका मैंने तुम्हें कल जिक्र किया था। अच्छा एक बात बताओ, अरस्तु की फिलोसॉफी में जो सक्सेशन है, जो विकास है, वो लीनियर है, एक लाइन में चल रहा है कि यहां से कुछ शुरू हो रहा है। मैटर जो निकृष्टतम रूप है वो मैटर है, और मैटर आकार को पाता चला जा रहा है और फाइनल आकार तक पहुंच रहा है, कि यहां से कहीं से बिगिनिंग है और कहीं एंड है। तो भाई यूनिवर्स की अगर बिगिनिंग और एंड मानेंगे, आदि और अंत मान लेंगे, तो हमें उस यूनिवर्स के बाहर भी कुछ मानना पड़ेगा कि कहीं से शुरू हो रहा है तो किसी न किसी तो मतलब स्पेस में स्टार्ट हो रहा है ना। और अगर किसी चीज की बिगिनिंग और किसी चीज की एंड है तो वो टेम्पोरल हो गया, वो निरपेक्ष कैसे हुआ? कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पे उठा रहा हूं जिससे हमें ये समझना है। फिर अब ये प्रॉब्लम
मतलब मैं कई सालों तक, 2 साल तक, लगभग 1 डेढ़ 2 साल तक मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि अरस्तु एकदम सही कह रहा है कि कहीं शुरुआत है और कहीं एंड है। फिर मुझे समझ में आया कि भाई शुरुआत और एंड मानोगे तो रिग्रेशन को आप नकार नहीं पाओगे और इन्फिनिटी को आप नकार नहीं पाओगे, सक्सेशन को आप नकार नहीं पाओगे। फिर अनंत आ जाए, पीछे भी अनंतता आ जाएगी और आगे भी अनंतता आ जाएगी, अनादि आ जाएगा और अनंत आ जाएगा। इस प्रॉब्लम को इंडियन फिलोसोफर भांप गए थे सारे, और इसीलिए उन्होंने इस सृष्टि को लीनियर नहीं माना, सर्कल माना, कि यहां कहीं शुरुआत नहीं है कहीं अंत नहीं। वो इस मामले में कितने समझदार रहे होंगे, उन्होंने पहले ही सर्कुलर मान लिया, लीनियर नहीं माना। अरस्तु इस चीज को समझ नहीं पाया और इसका जवाब शायद न हो। अब इस चीज को, इस अरस्तु के इस पॉइंट को समझो। अरस्तु जब कह रहे द्रव्य और आकार दोनों परिवर्तनशील और सापेक्ष है, तो ये जिस द्रव्य और आकार की परिवर्तनशीलता और सापेक्षता की बात कर रहा है वो उनकी बात कर रहा है जब ये दोनों साथ हैं। अब बड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि अरस्तु ये भी कहता है कि इन दो को ख्याल में भी, सपनों में भी अलग नहीं किया जा सकता, जो कल पॉइंट उठा था। फिर परम आकार जो है द्रव्यहीन आकार कैसे हो गया, वही पॉइंट यहां पे आ गया। हम मानते हैं आकार और द्रव्य सापेक्ष रूप से हमेशा के लिए परिवर्तनशील है। तो या तो अरस्तु ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक द्रव्य और आकार अपने परम आकार को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक परिवर्तनशील। नहीं, क्वेश्चन तुम्हारा सही है, लेकिन गोद तो वो नहीं है जो एक किसी इंडिविजुअल गाय के अंदर है। यही तो प्रश्न है। सामान्य वो एक रूप ही है जो सभी गायों के अंदर है। तो जो गाय का एंड हो रहा है तो वो एक विशिष्ट गाय का एंड हो रहा है, सामान्य गाय का एंड नहीं हो रहा। तो दूसरे विशेष तो जीवित भी है ना, एक के मरने से सब थोड़ी मर गए। सामान्य तो सभी गायों के अंदर है। अब यही प्रश्न उठता है कि सामान्य जो सभी गायों के अंदर है वो एक ही डिफरेंट डिफरेंट, हर गाय का अपना सामान्य है या सभी गायों का एक सामान्य है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कट प्लेटो भी और अरस्तु भी इस बात के साथ सहमत है कि वो सिंगल सामान्य है जो सभी गायों के अंदर है, सभी विशिष्ट के अंदर एक ही सामान्य है। इसलिए तो आकारिक है, फॉर्म एक ही है। अगर फॉर्म्स हर गाय की गोत्र जो है अलग अलग हो गया तो फॉर्म हमें इनफाइनाइट फॉर्म माननी पड़ेंगी। तो जब एक गाय मर रही है तो दूसरी गाय नहीं मर रही है, और दूसरी गाय जिंदा है, इस बात का प्रमाण है कि फॉर्म अपने आप को बनाए रखे हुए है फाइनल तक ले जाने के लिए। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सॉल्वेबल है। बट पॉइंट यहां पर ये है कि वो उन्हें बता रहा है कि भाई वो परिवर्तनशील और सापेक्ष हैं। तो यहां पे समझना पड़ेगा परिवर्तनशीलता और सापेक्ष जब वो कह रहा है अरस्तु, तो सापेक्ष का मतलब ये कि वो एक दूसरे के सापेक्ष हैं। वैसे वो निरपेक्ष हैं, वो एक दूसरे के सापेक्ष है। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो दोनों एक दूसरे का सहयोगी हैं और वो परिवर्तनशील हैं। लेकिन एब्सोल्यूट की दृष्टि से वो दोनों निरपेक्ष हैं, लेकिन दो ही हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन अरस्तु में डेफिनेटली बना हुआ है कि भाई अगर ये है तो वही कि आप परम आकार को आप परफेक्ट आकार मानते हुए द्रव्यहीन आकार कह रहे हो और निचले आप आकारहीन द्रव्य कह रहे हो। ये कंफ्यूजन आप कैसे दूर करोगे, क्योंकि आपने लास्ट में शुभ यानी ईश्वर को रख लिया। तो उसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो हर एक आकार का फिर अपना परम आकार ईश्वर है। दूसरा ये कि फिर उसकी परिवर्तनशीलता खत्म कैसे हो जाती। आगे है तत्व द्रव्य रूप है। अब ये समझना, तत्व द्रव्य रूप है, उसमें जो परिवर्तन होता है वह आकार, बिकमिंग संभावना है। परिवर्तन जो हो रहा है वो अपने आकार के लिए हो रहा है, यानी जितना भी चेंजेस है ना वो चेंजेस आकार है, बिकमिंग है। और जो आकार वस्तु में जो द्रव्य है वो बीइंग है। तो बीइंग और बिकमिंग, अरस्तु का फेमस स्टेटमेंट है एवरी एग हैज टू बी ए चिक। हर अंडे को मुर्गा बनना ही बनना है। तो मुर्गा जो बनना है वो बिकमिंग है और अंडा यहां पे बीइंग है। बिकमिंग मतलब जो उसे होने जाना है, होते जाना है, वो जो उसे होना है। और बीइंग मतलब जो है वो।
यहाँ पे एक समस्या है कि हम हर बिकमिंग थोड़ी देर पहले बीइंग है, उसके बाद वो बिकमिंग है, फिर वो बिकमिंग हर थोड़ी देर बाद बीइंग है, फिर वो बिकमिंग है। द्रव्य वह अधिष्ठान है जिसमें वस्तु के समस्त गुण रहते हैं। गुण सामान्य को कहते हैं। प्लेटो ने वस्तु और उनके प्रत्ययों में निषेधात्मक संबंध माना। निषेधात्मक तो माना ही था, क्योंकि प्लेटो के अनुसार वस्तु जो है वो उनके रिफ्लेक्शन मात्र हैं, और प्रत्यय तो परम शुद्ध हैं, वो पहले से इसेंस हैं वो वस्तुओं की। अरस्तु जो होता है वो विधि मूलक संबंध मानता है। वो कहता है कि इन दोनों में आपस में कंट्रास्ट नहीं है, ये दोनों एक साथ हैं। ये तो क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आकार से ही वस्तु को विशेषता, गुण और निश्चितता मिलते हैं। द्रव्य में कोई भेद नहीं है, सब भेद गुणों के कारण है, जबकि द्रव्य गुण निर्गुण है। द्रव्य संभावना है, वस्तु नहीं। ये क्या कह रहे हैं? सब भेद गुणों के कारण है, जबकि द्रव्य निर्गुण है। इस पॉइंट को पता हो, द्रव्य में कोई भेद नहीं है। यहां पे द्रव्य वो आकार को कह रहा है, भेद जो है वो गुणों के कारण है। अब ये भी समस्या है, यानी यहां ध्यान रखना, गुण नहीं मान रहा है उसे आकार को। एक तरह से वो विशिष्टता जो है, वो प्रत्येक वस्तु में जो विशिष्टता है वो गुणों के कारण है। तो गुण एक चीज है। अरस्तु की वर्गणाओं में द्रव्य एक चीज है, गुण एक चीज है। तो जब मैं कह रहा हूं द्रव्य गुणात्मक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो गुण है, उसका मतलब ये है कि वो नॉन फिजिकल है, उसका स्वरूप जो है वो गुणात्मक है। ठीक है, तो गुण जो उसने एक अलग माना है अपनी वर्गणाओं में, और द्रव्य उसने वर्गणाओं में अलग माना है। तो गुण जो है द्रव्य में, जो उसमें मैटर में जब गुण है, उन गुणों के कारण मैटर अलग अलग दिखाई देता है। द्रव्य के कारण, यानी द्रव्य की दृष्टि से सारी गाय गोत्व हैं, ठीक है, लेकिन गुण की दृष्टि से प्रत्येक गाय अलग अलग होती है। ठीक, अभी कह रहा है कि गुणों के कारण है, जबकि द्रव्य निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। तो द्रव्य का अर्थ यहां पे आकार लेना, क्योंकि द्रव्य तो दोनों ही है भाई, दो द्रव्य मानता है वो, सब्सटेंस। तो यहां द्रव्य शब्द का अर्थ आकार है। ठीक है, वो फिजिकल है, मैटर है, ये द्रव्य है। अभी कह रहा है कि द्रव्य संभावना है, वस्तु नहीं है। वो बिकमिंग वाला मामला आ गया, जो उसे होना है। हाँ, वस्तु की उत्पत्ति शून्य से नहीं होती। सत और असत परस्पर विरोधी न होकर परस्पर सापेक्ष हैं, और एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। सत वास्तविकता है और असत संभावना है। जहां पे क्लियर कट अरिस्टोटल कह रहा है कि भाई साहब, वस्तु की उत्पत्ति शून्य से नहीं है। नहीं, ब्रह्मांड जो है शून्य से नहीं आया, क्योंकि शून्य से शून्य ही आएगा। कुछ है, उसी से कुछ आएगा। ठीक, सत और असत परस्पर विरोधी न होकर परस्पर सापेक्ष हैं। परिस्थिति के अनुसार, कंटेक्स्ट में सत ही असत है और असत ही सत है, दोनों रिलेटिव में बंधे हुए हैं। सत वास्तविकता है और असत संभावना है। मतलब सत को ऐसे, वो सत्य झूठ वाला सत्य नहीं, एग्जिस्टेंस वाला सत्य, अस्तित्व वाला सत्य। तो जो सत्य है, जिसका अस्तित्व है, वो जो अस्तित्व होने वाला है उसका, वो संभावना है। हालांकि वो अभी असत है जब तक वो सत्य है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही अंत वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। अंत या आकार ही परम सत्ता है, इसी से समस्त जगत की उत्पत्ति होती है, यही परम सत्ता है। अब इसका मतलब वो पहले से बैठा है, वो गति का कारक है, जिसे अरस्तु ने बोला है अगतिशील गतिदाता। खुद गतिशील नहीं है क्योंकि वो परम आकार है, लेकिन वो समस्त ब्रह्मांड की वस्तुओं को गति दे रहा है, क्योंकि वो पुल कर रहा है अपनी तरफ। पीछे से कोई धक्का नहीं दे रहा, वो खींच रहा है। तो गति वही उत्पन्न कर रहा है, वही ईश्वर है, अंत ही परम सत्ता है। उसका कुल मोटो इतना है। अब ये अंत मान ले रहा है, ये समस्या अरस्तु को शायद समझ नहीं आई, या फिर हम लोग नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, द्रव्य निर्गुण, निर्विशेष और अनिश्चित है। अरस्तु निहितता और वास्तविकता में अंतर करते हैं। द्रव्य में निहित रूप से कोई गुण नहीं है, जबकि प्रत्येक गुण को ग्रहण करने की क्षमता है। अरस्तु निहितता और वास्तविकता में अंतर करते हैं। द्रव्य में निहित रूप से कोई गुण नहीं है, जबकि प्रत्येक गुण को ग्रहण करने की क्षमता है।
जो गुण निहित है और जो वास्तविक है वो दोनों अलग अलग चीज है। वास्तविक रूप में द्रव्य में कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है, ठीक है। लेकिन निहित रूप में द्रव्य के अंदर गुण है और उसमें गुणों को ग्रहण करने की क्षमता है। मैटर गुणों को ग्रहण करता है और विविधता लाता है, डाइवर्सिटी लाता है। और मूल जो द्रव्य है वो दोनों से मिलकर बना है, वो निर्गुण है, क्योंकि उसे आकार होना है। गॉड निर्गुण है। एक तरह से प्रश्न आ सकता है कि अरस्तु की फिलोसॉफी में ईश्वर निर्गुण है या सगुण है, तो एक कंफ्यूजन है। या कह सकते हैं अरस्तु की फिलोसॉफी में द्रव्य निर्गुण है या सगुण है, तो द्रव्य निर्गुण है अरस्तु की फिलोसॉफी में। सृष्टि प्रक्रिया से प्रयोजन है और कोई भी वस्तु निरुद्देश्य नहीं है। ये पॉइंट को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। टेलीलॉजिकल मान ही मान रहा है, क्योंकि उसके अलावा टेलीलॉजिकल कोई मान भी नहीं सकता जितना टेलीलॉजिकल वो मान रहा है। प्रयोजन को पाना ही पाना है उसकी फिलोसॉफी। गति के प्रकार, अब गति को लेकर अरस्तु की कुछ फिलोसफी गति के प्रकार बताता है। तात्विक गति जो तत्व में पाई जाती है, जिसका उद्भव होता है, विकास होता है और विनाश होता है। जैन फिलोसफी में ध्यान है, द्रव्य के 3 लक्षण बताए गए हैं, उत्पत्ति, द्रव्य और विनाश। द्रव्य जो है उत्पत्ति भी होती है उसका, उसमें स्टेबिलिटी भी है, धारण करने की क्षमता भी है, और उसका विनाश भी होता है। ये द्रव्य के 3 गुण बताए गए हैं। तीनों गुण वही हैं, देख लो, उद्भव, विकास और विनाश, ठीक है। गुणात्मक गति मानी है उसने, इसमें गुणों के परिवर्तन सम्मिलित है। गुणात्मक गति मानी है, गुण में जो डिग्री का जो फर्क होता है गुणों में, कोई चीज कितनी मीठी है, कोई चीज कितनी हार्ड है, ये भी एक तरह की गति है। कोई चीज समय के साथ और हार्ड हो सकती है, ठीक है। परिमाणात्मक गति उसने मानी है, इसमें वस्तु के परिमाण में वृद्धि या कमी होती है, क्वांटिटी, लाइक साइज बढ़ना। दैशिक गति मानी उसने, स्पेस में जो गति होती है, यह गमन है, इसमें वस्तु का स्थान परिवर्तन होता है। इसके 2 रूप हैं, सरल रेखीय परिवर्तन और वृत्तीय परिवर्तन। एक लीनियर होती है, एक सर्कुलर होती है, स्पेस में जो होने वाली गतियां हैं। अब सर्कुलर गति का क्या मतलब है यहां पे, या वेरी गुड, वेपराइजेशन हुआ, वर्षा हुई, वो पानी फिर गया, फिर वेपराइजेशन हुआ। या लाइक बीज पेड़ बना, पेड़ से फल बना, फिर वापस बीज बना, फिर पेड़ बना, फिर फल बना, वापस चलता रहा चक्कर। और सरल रेखा गति भी होती है, जो एक ही रेखा में चलती है, वापस जिसकी रिपीटेशन नहीं होता, लाइक जो उसका संभूति और संवहन का सिद्धांत है। फिर कोई व्हीकल हम लेके जा रहे हैं, उसका अंत ही है। जो मेटेरियलिस्टिक चीजें उनका अंत ही है, उनकी उत्पत्ति उससे नहीं होती, दूसरी चीजों से हो। लाइक बाइक का खत्म हो जाना, जो बाइक खत्म हो गई वो हो गई, अब नहीं बनेगी। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है, इसी तरह से तो मनुष्य खत्म होता है, लेकिन मनुष्य का मनुष्यत्व खत्म नहीं होता, विशेष खत्म हो रहा है। अब इस पे तो डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि भाई अगर मनुष्यत्व है तो वो क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल नेस भी होगी, बाइक नेस भी होगी, ठीक है। बट वो वहां पर जो निर्जीव चीजें, उनको आकार ही, उनको मैटर ही बोल रहा है, यानी वो आकारहीन द्रव्य की तरह से हैं, जिनको अपना पाना है। लाइक दे आर जस्ट शेप्स, अनिवार्य अंग, ठीक। अब ये कहता है कि अरस्तु ने कहीं भी रिक्त देश नहीं माना है। देश भौतिक नहीं अपितु सीमा मात्र है, सीमा मात्र है। देश एक पात्र है जिसमें विभिन्न वस्तुएं रखी हुई हैं, देश गतिहीन है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट को अरस्तु स्पेशली जैनों को क्रिटिसाइज करने के लिए लेके आता है। अच्छा, जैनों ने जो पैराडॉक्स दिए थे, पार्मेनाइडिस का जो शिष्य था, अरस्तु का समकालीन था, उसने जो वो दिए थे, क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स दिए थे, उसमें से एक पैराडॉक्स ये था कि जिस जगह, जहां पे गति हो रही है, वो गति कहां पे हो रही है, बोल जिस स्पेस में गति हो रही है। तो आप मुझे ये बताइए, स्पेस की सीमाएं हैं या स्पेस इनफाइनाइट है? अगर स्पेस को आप इनफाइनाइट मानेंगे तो गति को आपको इनफाइनाइट मानना पड़ेगा, फिर गति पॉसिबल ही नहीं है। इन्फिनिटी का ही तो वो लेके आ रहा है आर्गुमेंट।
क्यों इन्फिनाइट कैसे हो सकते हैं, उसका प्रारंभ कहां से बताओगे? अनंत में भी सेम समस्या, अनादि में जो अनंत है उस अनादि भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज का आदि है और वो अनंत हो जाएगी। जो अनादि है वो अनंत ही मिलेगा, क्योंकि मृत्यु उसी की होगी जिसका जन्म होगा। जिसकी मृत्यु ही नहीं हो रही उसका जन्म भी नहीं हुआ, और जिसका ना जन्म हुआ ना मृत्यु हुई वो इस फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल कैसे है? तो गति यहां पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, उसके जो जैनों के आर्गुमेंट है वो बड़े जबरदस्त हैं। वो 4-5 आर्गुमेंट देता है, जिनमें से एक को मैं डिस्कस करना तुम्हारे साथ, क्योंकि क्वेश्चन उठाया तो डिस्कस करना, चीज समझ में आ जाएगी। जैनो कहता है कि सपोज मुझे 1 किलोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए मुझे पहले उस 1 किलोमीटर की आधा किलोमीटर आधी दूरी तय करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो मुझे आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा। आधा किलोमीटर से जाने के लिए उसकी आधी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक। तो मुझे 1/4 जाना पड़ेगा। उसको जाने के लिए मुझे उसकी आधी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी मुझे 1/8 जाना पड़ेगा। उस तक जाने के लिए उसकी आधी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी 1/16, देन 1/32, देन 1/64, देन 1/128, इस तरह से चलते जाओ, 1/256 चलते चले जाओ। देर इज नो एंड, और देर इज नो एंड। तो लास्ट में बहुत छोटा सा पॉइंट हो जाएगा जो मुझे गति करनी है, तो मैं गति शुरू ही नहीं कर पाऊंगा। जो व्यवहारिक में है इनको तो वो नकली मानते हैं ना, पार्मेनाइडीज और जैनो दोनों इसे तो भ्रम मानते, माया मानते हैं। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि गति नहीं हो रही भाई, तुम्हारा भ्रम है। गति का मतलब किसी चीज का विकसित होना। ब्रह्म को विकसित होने की क्या जरूरत है, वो ऑलरेडी विकसित है। सिमिलर वो है। पार्मेनाइडीज कौन है? ग्रीक का शंकराचार्य ही तो है। बोलो वो स्थायी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये चेंज तुम देख रहे हो ये भ्रम है। एक और एग्जांपल आने, वो तो किताबों में जो एग्जांपल बता रहा हूं, दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। जेनो ने एक एग्जांपल उठाया है एक्किलिस का और एक टोटोइज का। एक कछुआ है, एक एक्किलिस है। एक्किलिस वो है जो ट्रोजन वॉर में हीरो था, ट्रोय वहां का योद्धा है, और वो सबसे शक्तिशाली, सबसे तेज रनर है। वो वर्ल्ड का सबसे तेज रनर जो है एक्किलिस है। वो कछुआ दुनिया का सबसे स्लो चलने वाला जीव। जेनो कहता है कि एक्किलिस एक कछुए को भी नहीं हरा सकता। जेनो से पूछा जाए कैसे, जेनो कहता है कि सपोज 1 किलोमीटर राउंड का चक्कर लगाना है, क्योंकि कछुआ बहुत स्लो है, इसलिए हम एक्किलिस को, कछुए को एक्किलिस से थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, सुविधा ज्यादा दे देंगे। हम कछुए को कहेंगे चलो कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर का रन है तो भाई तू एक काम कर, तू ना 100 मीटर आगे खड़ा हो जा। कछुआ 100 मीटर आगे खड़ा हो गया और रनिंग स्टार्ट। अब जब कछुआ अकिलिस भागेगा, तो अकिलिस को कछुए को क्रॉस करने से पहले कम से कम पहले कछुए तक पहुंचना तो पड़ेगा। पार करने से पहले कछुए तक पहुंचेगा ना, टेक्निकली पहुंचेगा। तो जैसे अकिलिस कछुए तक पहुंचेगा तो भाई उतनी देर में कछुआ थोड़ा तो चलेगा, ऐसा तो नहीं कछुआ विराम अवस्था में रहेगा। तो जब अकिलिस कछुए तक पहुंचेगा तो कछुआ तो थोड़ा सा आगे हो गया। बार बार जब तक टाइम जो है, टाइम फ्रेम है जब तक उसके पास, जिस टाइम में गति हो रही है, तो टाइम जितना अकिलिस के पास है उतना कछुए के पास भी। अकिलिस थोड़ा चलेगा, कछुआ थोड़ा चलेगा, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि अकिलिस उस टाइम फ्रेम में कछुए तक पहुंचेगा, लेकिन कछुआ थोड़ा आगे पहुंच जाएगा और ये कंटिन्यू होता रहेगा। इसलिए अकिलिस कभी कछुए को पार नहीं कर पाएगा। इन्फिनिटी को कैसे सोल्व करोगे? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/3 प्लस इंफिनिटी, कैसे सोल्व करोगे? हालांकि इसका सॉल्यूशन दे रखा है मैथमेटिशियन ने और बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो मैंने सॉल्यूशन में तो नहीं डाला। मेरा अलग तरह का सॉल्यूशन है। मैंने उसका इस प्रॉब्लम को कोई अलग तरह से डील किया है, इस तरह से डील नहीं किया है। तो मेरा खुद मकसद समझाने का ये है कि अरिस्टोटल इसके अगेंस्ट जाके बात करता है, क्योंकि वो मोशन पॉसिबल मानता है, और मोशन को पॉसिबल करने के लिए अरिस्टोटल क्या कह रहा है? दैशिक गति की बात कर रहा है। सॉरी, रिक्त देश नहीं मानता है। कहीं भी खाली रिक्त स्पेस नहीं है, स्पेस हर तरफ से भरा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ है। और देश भौतिक नहीं है, देश एक कटोरा है जिसमें वस्तुएं रखी हुई है, ठीक है। देश स्थायी है, स्पेस बिल्कुल स्टैटिक है।
अब कोई पूछने वाला हो, यहाँ पे जेनो ने यही, अरे जो पॉइंट था वो तो अपना छूट ही गया। जेनो कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप इन्फिनाइट मानोगे तो भाई साहब इस स्पेस का कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी की प्रॉब्लम आती है, मोशन पॉसिबल नहीं है। और अगर आप इसे फाइनाइट मानोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये फाइनाइट जो स्पेस है ये किस स्पेस में है। तो आपको उस कटोरे को किसी दूसरे स्पेस में मानना पड़ेगा, उस स्पेस को किसी दूसरे स्पेस में, और उस स्पेस को किसी दूसरे स्पेस में, तो फिर इन्फिनिटी आ गई। तो ना तो बिगिनिंग इन्फिनिटी है तो फिर रिग्रेशन भी है, तो मोशन होना पॉसिबल ही नहीं है, कितनी ही कर लो कहीं नहीं पहुंचोगे आप। तो देखो कंट्राडिक्शन है। लेकिन अरिस्टोटल ये बताता है कि भाई ये स्पेस, ये जो पात्र है आपका, ये किस स्पेस में है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक। काल और गति से अप्रत्यक्ष संबंध है, काल और गति में अप्रत्यक्ष संबंध है, वी कैन नॉट सी दैट बट देयर इज अ रिलेशन। समय और गति में अप्रत्यक्ष संबंध है, समय नहीं हो तो गति नहीं हो सकती, समय है तो गति है। काल का अनुमान परिवर्तन के प्रत्यक्ष से होता है, जब हम चेंज देखते हैं ना चीजों में, तो उससे हम, जब उसके हम साक्षी होते हैं तब हमें पता लगता है वो टाइम एग्जिस्ट करता है। और परिवर्तन पर्यायवाची नहीं है, लेकिन काल और परिवर्तन पर्यायवाची नहीं है, एक दूसरे को एक दूसरा मत समझ लेना। काल गति का भी पर्यायवाची नहीं है, काल में आयाम है, इसकी परिभाषा गति की संख्या के रूप में की जा सकती है, जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था। गति को काउंट करने का जो मीडियम है, वो टूल है, वो काल है। मोशन को मेजर करने का जो पैमाना है, जो क्राइटेरिया है, दैट इज टाइम। और टाइम में डायमेंशंस हैं, और कितने डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है, आगे पीछे, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। दर्शन फल से नहीं अपितु क्रिया से संबंधित है, यह व्यवहारिक नहीं अपितु सैद्धांतिक है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। दर्शन फिलोसफी में ऐसा नहीं है कि हमें इसका लक्ष्य या उसके फ्रूट की बात करने की मुझे इससे मिलेगा क्या, ये बिल्कुल एक्टिविटी, क्रिया है, आपको इसमें क्रियात्मक रहना है। यह व्यवहारिक नहीं है तो सैद्धांतिक है। ये कंट्राडिक्टरी रिलेशन है, इनमें ध्यान रखना। वो फिलोसफी को इन प्रिंसिपल मान रहा है, थियोरेटिकल मान रहा है, प्रैक्टिकल नहीं मान रहा, इसलिए दर्शन रीजन में माना गया है। और दर्शन फल से नहीं अपितु क्रिया से संबंधित होता है, मतलब ऑलवेज कर्म करते रहो। कर्म करने के, जैसे भगवत गीता कहती है, ये कर्म भूमि है, यहां पे हम एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। ठीक है, इसलिए हमें फल की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ कर्म में रहना है, कर्म में बरतना है। और जब हम कर्म में बरतते हैं तो हम परफेक्शन लाते हैं। भगवत गीता क्या कहती है? यही कहती है, जब कर्म पे आप ध्यान देते हो तो आप क्या करते हो, इसलिए गीता में योग की परिभाषा देते हुए कहा गया है, योग कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है।